Very good morning to all of you. So today was just going to continue our 7th chapter and that is cell. Okay? इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है और सेकेंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे. गॉट इट? तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बना हुआ है और सेल को हमने किससे कंपेयर किया था? तो सेल को हमने ब्रिक्स से कंपेयर किया था. जैसे ये जो दीवार दिख रहा है तो दीवार एक एक ईंट से मिलके बना हुआ है, सेम वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो एक एक सेल से मिलके बना हुआ होता है. इस वजह से सेल्स को और ब्रिक को हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं. जैसे वॉल का स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक्स होता है, सेम वैसे ही सेल हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल यूनिट होता है. तो सेल को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? हम लोग सेल को बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. सेल को हम अपने बॉडी का स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. ओके? स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है. और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल के अंदर जो भी हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस होता है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि डाइजेशन एनी टाइम हमारे बॉडी में होते रहता है, रेस्पिरेशन हम हमेशा सांस लेते रहते हैं. अगर हम सांस लेना बंद कर दे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा हमेशा काम करते रहता है, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है हमारे बॉडी को उसको बॉडी से एग्जिट करते रहता है. अगर ये सारे प्रोसेसेस जो हमारे ऑर्गन सिस्टम के थ्रू होता है, अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के थ्रू रन होता है हमारे बॉडी में और उसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं. अगर ये सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में नहीं होता तो हम नहीं सर्वाइव कर पाते. तो सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं क्योंकि सारे जो ये फंक्शन है हमारे बॉडी के जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं वो सारे हमारे सेल के अंदर ही होता है. जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे हमारा फूड एंटर करता है तो अगर वो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो डाइजेस्ट होके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. ठीक है? अब फिर ये जो ग्लूकोज होता है थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया, आप टू थिन. ओके, तो ये जो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में. प्लस ये जब हमारे सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है तो ऑक्सीजन जो कि हमारे ब्लड के थ्रू हमेशा ट्रांसपोर्ट होते रहता है. ठीक है? ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कंबाइन करता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है और वो ऑक्सीजन हमारे हर सेल्स में एंटर करता है तो उसे वहाँ पे ग्लूकोज मिलता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आया है. फिर इस ग्लूकोज से ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर ही, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये सारा प्रोसेस हमारा सेल्स के अंदर हो रहा है. तो सेल के अंदर ही ये ग्लूकोज से हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्ट हो जाता है और किस चीज़ की फॉर्मेशन करवाता है? एटीपी की फॉर्मेशन करवाता है. एटीपी क्या होता है? ये हमारा एनर्जी करेंसी होता है. इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है और इसी एनर्जी की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है? और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज नोन एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी. गॉट इट? तो ये सारे चीज़ हम देखे सेल को क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिटेल्स में देख लिए हैं. अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मेरे प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है? एंड व्हाई इट इज़ नोन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. और आज हमें क्या पढ़ना है? फिर हमने देखा था वहाँ पे, ये भी हमने देखा था कि हमें अलग अलग शेप में सेल मिलते हैं. कोई राउंड होता है, कोई स्पेरिकल होता है, कोई इरेगुलर होता है. तो ये जो शेप होता है सेल का वो किस चीज़ पे वैरीज करता है? वो वैरीज करता है कि उसे काम कैसा करना है. जैसे नर्व सेल हम देखे थे, नर्व सेल कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है, ब्रांचेस फॉर्म में होता है. तो क्यों इलोंगेटेड होता है, क्यों ब्रांचेस होता है? क्योंकि उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना होता है. जैसे कोई भी सिग्नल जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को हमारा जो रिसेप्टर होता है वो सेंस करता है और उस सिग्नल को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो वो सब किसके थ्रू होता है? नर्व सेल्स के थ्रू होता है. अगर नर्व सेल हमारा लॉन्ग नहीं होगा, ब्रांच नहीं होगा, तो कम टाइम में ये सिग्नल
ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी पे उसका शेप डिटरमाइन होता है कि उसका शेप कैसे होगा, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर लार्ज ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास बहुत सारा सेल होता है, अगर स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास बहुत कम सेल होते हैं। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितने सेल से कंसिस्ट है। गॉट इट? ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। वहाँ पे हमने देखा था कि एक्सक्यूज में कि माइकोप्लाज्म एक बैक्टीरिया होता है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इस अर्थ पे, प्लस एग ऑफ ऑस्ट्रिच ये लार्जेस्ट सेल है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फीमेल ओवम होता है वो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है, और मेल के अंदर देखेंगे तो जो मेल स्पर्म होता है वो अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर ही देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट सेल, तो जो स्पर्म होता है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, और जो ओवम होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है अगर हम ह्यूमन बॉडी को सिर्फ देख रहे हैं। लेकिन अगर इस अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म है उसमें देख रहे हैं तो फिर जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो हमारा लार्जेस्ट होता है, और जो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। अगर हम प्लांट में देखेंगे कि प्लांट में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है, तो साइकस प्लांट का जो ओवम होता है वो प्लांट का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ये सब हम लोग कब डिस्कस किए थे? तो ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिटेल्स में देखे थे। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज हमें सेल्स के स्ट्रक्चर सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है, प्लस उसके फंक्शन को डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑल सेल्स शो सिमिलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। जितने भी वैरायटीज ऑफ सेल्स मिलते हैं इस अर्थ पे, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप्स के सेल मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग हमारा सिमिलर होता है, और कोई भी टिपिकल सेल में 3 बेसिक क्या होता है, 3 बेसिक पार्ट्स होता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमने देखा कि यहाँ पे अलग इस अर्थ पे अलग अलग टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें अलग अलग टाइप्स के सेल भी मिल रहा है। कोई इलोंगेटेड मिल रहा है, कोई राउंड मिल रहा है, कोई स्पेरिकल, कोई हमारा इरेगुलर शेप में, ठीक है। लेकिन अलग अलग शेप होने के बाद भी उनके पास उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग हमारा सिमिलर होता है, और कोई भी टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड है। गॉट इट? फर्स्ट हमारा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म, और थर्ड हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको मैं अभी ड्रॉ करके बता दे रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इरेज इट small. Okay, what happened? Yeah, first of all I have to erase it. अब हम देखेंगे कि जो सेल का 3 बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा वेट फॉर मोमेंट। what happened? मक्खी आ गया क्या? कहीं नहीं चल रहा। जो हम यहाँ पे जो सेल का 3 बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है? मक्खी आ गई आई थिंक, तो इसी वजह से नहीं हो रहा। अच्छा, जो सेल का हमारा 3 बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और पहला हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड हमारा साइटोप्लाज्म, और थर्ड हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में फिगर के थ्रू आप लोग को दिख जाएगा। ये है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। लगभग अलग अलग टाइप्स के जो सेल मिल रहा है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सिमिलर होता है, और उसका 3 बेसिक पार्ट क्या होता है? तो फर्स्ट इसमें यहाँ पे आप सिंपल फिगर के थ्रू देखो, जो फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे वो इसका क्या होता है? ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, और इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हर सेल में 3 बेसिक पार्ट से मिलता है जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेकेंड हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है जिसमें जेली फ्लूइड लाइक फ्लूइड
हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली सेल के पास 3 बेसिक पार्ट्स होता है, एक हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये तीनों पार्ट्स हर सेल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इस फिगर, अभी साइटोप्लाज्म के अंदर भी आपको बहुत छोटा छोटा सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है, जैसे कि राइबोसोम्स मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सब प्लांट के केसेस में मिलता है। एनिमल के केसेस में आपको गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। लेकिन जो बेसिक सेल का पार्ट होता है वो हमारा 3 ही होता है, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा हमारा न्यूक्लियस, जो कि आपको हर सेल में देखने को मिलेगा, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, हर सेल में मिलेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, तो ये जो 3 बेसिक पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, अभी हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ये सेल में क्यों प्रेजेंट है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हम देखेंगे। उतना ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लास 9 में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सेल चैप्टर मिलेगा। तो वहाँ पे जब आप सेल मेम्ब्रेन को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स का मॉडल पढ़ना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये सब ऐसे कर करके पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। लेकिन अभी हम उतना, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 8 के अकॉर्डिंग हमें अभी उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखना है, ठीक है। अभी हमें जो पढ़ना है वो हमने मेंशन किया है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट सेल मेम्ब्रेन का, द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है कि सेल का जो थिन, पतला सा आउटर कवरिंग होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। पतला सा सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। It is present in both plant and animals. It is a thin, delicate and elastic material. ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा, ये प्लांट सेल में भी आपको मिलता है और एनिमल सेल में भी मिलता है, ठीक है। प्लांट सेल में भी आप सेल मेम्ब्रेन को देख सकते हो और एनिमल सेल में भी आप सेल मेम्ब्रेन को देख सकते हो, ठीक है। एक जो सेल वॉल होता है जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आप प्लांट सेल में भी देख सकते हो और एनिमल सेल में भी देख सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है प्लस डेलिकेटेड होता है। डेलिकेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। बहुत इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोमल होता है, ठीक है। और ये इलास्टिक मटेरियल जो होता है ना, इलास्टिसिटी वाला नेचर शो करता है। इलास्टिसिटी का तो मतलब पता होगा ना, स्ट्रेस करे स्ट्रेस हो जाएगा, अगर उसको कंप्रेस करे कंप्रेस हो जाएगा। तो इलास्टिक नेचर भी हमारा सेल मेम्ब्रेन शो करता है, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, अभी तो हमने देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है। तो सेल का आउटर कवरिंग कैसा होता है, तो पतला सा होता है, प्लस ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, इलास्टिक नेचर शो करता है। लेकिन ये सेल के अंदर क्यों होता है, इसका मेन काम क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी के स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। मेन फंक्शन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, ओके। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर, इट इज a living porous and allows the movement of a substance both in inwards and outwards। ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, तो मान लो कि एक अलग सा बहुत सारा सेल मिल के, बहुत सारा सेल्स मिल के टिश्यूज बनाता है, बहुत सारे टिश्यूज मिल के ऑर्गेन बनाता है, और बहुत सारा ऑर्गेन्स मिलके आपका क्या बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये जो मेन फंक्शन है, जो फर्स्ट पार्ट
जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। जैसे ये सेल हुआ हमारा, ये एक सेल हुआ, ये एक अदर सेल हुआ, ये दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, तो दोनों को एक दूसरे से जो सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है वो इसको सेपरेट करते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो फिर हम दो सेल्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। प्लस ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग नेचर का, लिविंग होता है, डेड नहीं होता। सेल वॉल आपका डेड होता है, लेकिन जो हमारा सेल वॉल होता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो डेड नहीं होता है। ये कैसा होता है, तो ये लिविंग होता है। गॉट इट? और ये अलाउ करता है चीज़ों की मूवमेंट को आउटवर्ड में और इनवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स में चीज़ों की मूवमेंट में ये हेल्प करता है। समझ आया? सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा लिविंग होता है, पोरस होता है, स्मॉल इसमें होल प्रेजेंट होता है। और ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिव परमेएबल नेचर शो करता है। सिलेक्टिव परमेएबल का मतलब क्या हुआ, कुछ चीज़ों को जिसको वो चाहता है उसको अंदर आने देता है और जिसको वो चाहता है उसको बाहर जाने देता है। सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने देता है, जिसकी ज़रूरत होती है सेल्स को उसी को अंदर आने देता है, और जिसको ज़रूरत नहीं होती है उसको बाहर बाहर उसको एग्जिट करता है। सेल मेम्ब्रेन हमारा सिलेक्टिव परमेएबल नेचर भी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि लिविंग है, पोरस है, स्मॉल होल्स इसमें प्रेजेंट है, और ये चीज़ों की आउटवर्ड्स बाहर का भी मूवमेंट अलाउ करता है। तो मैंने गलत बना दिया है, बाहर का भी मूवमेंट अलाउ करता है, प्लस जो इनवर्ड्स मूवमेंट है उसको भी ये अलाउ करता है, ठीक है। It separate the contents of the cells from the surrounding. सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल दिख रहा है आपको, तो ये सेल मेम्ब्रेन इसके जो आउटर कंटेंट्स है उससे सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को सेपरेट करता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये जो इसका आउटर कंटेंट होता उससे हमारा सेल मिक्स हो जाता, तो जो इसका सराउंडिंग होता है उससे इसको डिफरेंशिएट करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने पहले ही बता दिया, इन प्लांट इन एडिशनल कवरिंग इज प्रेजेंट इन अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल। जैसे अगर आप प्लांट सेल देखोगे तो ये तो उसका क्या हो जाएगा, ये आपका उसका न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में एक एडिशनल मेम्ब्रेन आता है। क्या हुआ, रेजर क्यों नहीं आ रहा यार, व्हाट हैपेंड विद दिस। अगर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन का, प्लांट सेल का, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी आपको एक और आउटर कवरिंग मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन के बाद एक आउटर कवरिंग मिलेगा, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, जो कि हमारा सिर्फ हमें प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है, ये हमारा एनिमल सेल में हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। The cell wall is a non-living and rigid and is made up of cellulose. Its main function is to provide rigidity, safe and protection to the cell. और ये जैसे सेल मेम्ब्रेन हमारा लिविंग था, वैसे हमारा जो सेल वॉल होता है वो लिविंग नहीं होता है, सेल वॉल हमारा डेड होता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, प्लांट हमारा कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, वो मूवमेंट शो करता है, नहीं शो करता है। तो अगर बाय द वे तेज हवा आ रहा है तो उससे भी उसको फाइट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो मूव करके घर में नहीं जा सकता है ना। अगर बाहर आंधी वांधी आया हुआ है, बहुत विंड का स्पीड एकदम हाई है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन प्लांट के पास तो ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं होता, वो तो मूव नहीं कर पाता है, तो
फिर उसको कौन सपोर्ट करता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देता है, तो उसका बॉडी उस तरह से डिजाइन किया गया है। जैसे प्लांट के सेल में आप देखोगे तो सेल वॉल मिलेगा जो कि नॉन लिविंग होता है और ये इसको सपोर्ट करता है। ये जो हमारा प्लांट को रिजिडिटी प्लस उसका जो शेप है, जो टर्जिडिटी है, ये सारे चीजों के मेंटेन करने में ये सेल वॉल उसका हेल्प करता है। ठीक है, और ये सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होता है, तो ये सेल वॉल हमारा सेलुलर से बना हुआ होता है और इसका मेन फंक्शन होता है सेल को रिजिडिटी, शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। गॉट इट? तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेल वॉल क्या होता है। ऐसे मैं 1 मिनट में बता दे रही हूँ कि सेल मेम्ब्रेन के बाद एक आउटर कवरिंग मिलता है प्लांट सेल के अंदर, उससे ही हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के जैसा लिविंग नहीं होता है, ये हमारा नॉन लिविंग होता है और ये सेलुलर से बना हुआ होता है और इसका मेन काम होता है प्लांट को रिजिडिटी, टर्जिडिटी और उसका रिजिडिटी प्रोवाइड करना, टर्जिडिटी प्रोवाइड करना प्लस उसको प्रोटेक्ट करना। गॉट इट? Next one, how many slides we have? अब हम पढ़ लिए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया, अपने सिलेबस में जितना दिया है उतना हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल बिकॉज इट इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ सेल। ऑल द एक्टिविटीज दैट जो हमारा सेल के अंदर होता है उस सारे को रेगुलेट कंट्रोल कौन करता है, तो उसका ब्रेन यानी न्यूक्लियस करता है। अब हम पढ़ेंगे सेल्स के ब्रेन के बारे में यानी न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है। तो आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हो, ऐसे स्फेरिकल शेप में होता है। तो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल शेप। अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, तो न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल होता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा जो सेल होता है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है तो मैंने सेंटर में सेल को दिखाया है ना, तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो चारों तरफ से किससे सराउंडेड होता है, तो ये चारों तरफ हमारा साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा न्यूक्लियस के बारे में? न्यूक्लियस को हम लोग सेल्स का ब्रेन बोलते हैं क्योंकि जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी सेल्स के अंदर फंक्शन चलता है वो सबको रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ओके, एंड ये हमारे सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है और चारों तरफ ये किस चीज से सराउंडेड होता है, तो चारों तरफ ये हमारे साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। गॉट इट? आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियस का शेप कैसा है, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, किस चीज से सराउंडेड है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप देखो, आप फिगर देखो। ठीक है, फिगर देखने के पहले आई थिंक एक स्लाइड यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी दिस। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन अ सेल। मैंने पहले ही बोल दिया कि न्यूक्लियस भाई कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन है। पूरे सेल्स को कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस ही करता है। जैसे हमारे पूरे बॉडी में कैसे कौन सा काम हमें करना है, कब करना है, ये सारे चीज कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो उसको हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। Most cells have a one or may have a more than one nucleus. कुछ सेल्स के पास तो आपको बस एक ही न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स है जहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलता है और उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, एंड दिस न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन हमारा क्या होता है, सेल का ब्रेन हमारा न्यूक्लियस होता है। Nucleus consists of a 4 component as shown in the
न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स एज शोन इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। न्यूक्लियस के पास 4 कंपोनेंट्स होता है। कितना दिया है? 4 कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स हम लोग इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। प्लस पहला, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो यहाँ का ये जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला कंपोनेंट, ठीक है। फिर इसके बीच एक स्पेस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग न्यूक्लियस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस के बीच में ये स्पेस दिख रहा है ना, ठीक है, ये स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को आप लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग न्यूक्लियोलोज बोलते हैं, ठीक है। फिर इस न्यूक्लियोलोज और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम, जिसे हम लोग क्रोमेटिन, डीएनए, जीन कुछ भी बोलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोल देंगे हम? इधर क्यों नहीं आ रहा? इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग ये क्रोमोसोम्स बोल देंगे, या फिर जो यहाँ पे लिखा है क्रोमेटिन। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस के पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोल देंगे। फिर न्यूक्लियस के अंदर हमें एक स्पेस दिखाई देता है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा सा सेंटर में स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोलोज बोलते हैं। फिर न्यूक्लियोलोज और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच एक स्पेस होता है, वहाँ पे हमें क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स मिलता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स हैं। अब एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस is called a nuclear membrane. It is a porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and nucleoplasm. ये जो cell membrane, this one is cytoplasm, okay, this one is nucleus, nuclear membrane, this one is nucleus. अब ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसका काम क्या होता है? तो एक तो भाई न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, और आउटर मोस्ट कवरिंग को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कैसा होता है? तो पोरस होता है, स्मॉल स्मॉल यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्मॉल स्मॉल यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होता है और चीज़ों की मूवमेंट को ये अलाउ करता है, ठीक है। अब ये किसके बीच में? तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में चीज़ों की मूवमेंट को अलाउ करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में चीज़ों की मूवमेंट को ये अलाउ करता है, ठीक है। तब हम देख लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। फिर हम दूसरा देखेंगे, जैसे न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेस था, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग न्यूक्लियोलोज बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोलोज क्या होता है। तो इट इज़ अ डेंसली स्ट्रेन्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर पे आपको डेंसली स्ट्रेन्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलता है। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोलोज बोलते हैं। तो न्यूक्लियोलोज क्या होता है? न्यूक्लियस के सेंटर पे डेंसली स्ट्रेन्ड आपको स्ट्रक्चर मिलता है, उसी स्ट्रक्चर को आप लोग न्यूक्लियोलोज बोलते हैं। गॉट इट? फिर ये न्यूक्लियोलोज और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो बीच का स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच के स्पेस को साइटोप्लाज्म बोलते थे, वैसे ही न्यूक्लियोलोज और न्यूक्लियस के बीच के स्पेस को हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये कैसा होता है? तो जेली जैसा होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड लिक्विड ऐसे फॉर्म में, जेली लाइक स्ट्रक्चर दैट फिल अप द न्यूक्लियस, जो कि पूरे न्यूक्लियस को फिल अप करता है, भरता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर शेप, और इसको हम लोग न्यूक्लियर शेप भी बोलते हैं।
अब ये फिगर के थ्रू आप लोग क्रोमोसोम्स को देख सकते हो, इसी के अंदर जीन्स होता है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पेरेंट्स से जो उसके बच्चे में ऑफ स्प्रिंग में जाता है, ये इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप इसको देख के बता सकते हो कि हाँ, इसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। हायर क्लासेस में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि पी आर्म्स, क्यू आर्म्स, क्रोमेटिन, ये सारा हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। अभी हमको बस इतना जानना है कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उसी के अंदर जीन होता है और उसी जीन के थ्रू पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। गॉट इट? जैसे आप लोग कभी ऐसे बोलते हुए सुने होंगे कि पेरेंट्स से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है, उसका आईज है उसकी मम्मी के जैसा दिख रहा है, जो नोज है उसके पापा के जैसा दिख रहा है, चाहे उसका बिहेवियर उसके मम्मी के जैसा है, ऐसे अक्सर हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि यही क्रोमोसोम जो होता है वो पेरेंट्स से उसके बच्चे में ट्रांसफर होता है और उसी की वजह से जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है, जो कि हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि जैसे कि सेल क्या परिणाम है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल्स के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमने सेल्स को दो भाग में डिवाइड किया है। एक को हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स बोला है और दूसरे को हम लोग यूकैरियोट्स बोले हैं, और ये वाले चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।